दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का स्वागत करता हूं। हर सोमवार को जो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूं और अभी कुछ इंटरव्यूज मैं ले रहा हूं। तो अभी सीरीज है, उसी इंटरव्यूज की सीरीज के चलते हुए आज जिनको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो है पूजा वाकचोरे मैडम। और इन्होंने 2 साल से गैलेक्सी क्लब, जो एक कॉरपोरेट क्लब के बाद के जो लेवल जो आता है LIC का, सो गैलेक्सी क्लब से मेंबर है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे। 4 लाख के पैकेज से आज 25 लाख रुपए तक वो कमा रहे हैं। तो कैसे ये कहानी कैसे हुई, किस तरह से हुई, तो उसके लिए आज हमारे साथ है पूजा मैडम। मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम, मेरे शो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मेरा शो अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप आपके दोस्तों को जरूर पहुंचाइए। चलिए बातचीत शुरू करते हैं पूजा मैडम से। पूजा मैडम, आपने एजेंसी लेने से पहले आप क्या करते थे? एजेंसी लेने से पहले सर मैं जॉब करती थी। एज अ जॉब की शुरुआत मेरा एज 20 तभी से स्टार्ट किया और एज अ क्लर्क से लेके एज अ असिस्टेंट मैनेजर तक, HR असिस्टेंट मैनेजर तक मैं जब भी जॉब छोड़ रही थी तभी असिस्टेंट मैनेजर करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं थी। अच्छा, मतलब आपने पहले से ही बचपन से सोचा हुआ था कि मेरे को कुछ करना है। हाँ, और मुझे हाउसवाइफ नहीं रहना है और मुझे कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ तो मेरे को करना है, ऐसा कुछ सोचा हुआ था आपने? हाँ सर, कैसे था, बचपन में हम लोग एक मिडिल क्लास ही थे। मीन्स पापा जॉब करते थे और हम लोग 3 सिस्टर और एक भाई थे। तो कैसे था, पापा को फैमिली की भी बहुत जिम्मेदारी थी। तो हम लोग तीनों बहनों ने यही सोचा था कि चलो जॉब करने के बाद, मीन्स एजुकेशन खत्म करने के बाद जॉब तो हर एक को करना ही है, एक फैमिली सपोर्ट के लिए और खुद के करियर के लिए भी। तो एक ये था डिसीजन था कि नहीं, वो मुझे तो ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना ही है। जी। ओके। आपने एजेंसी किस सर्कमस्टेंसेस में लिया? सर, एजेंसी की तो शुरुआत बहुत मेरी अलग है। एक्चुअली सब जगह पे क्या होता है कि कोई फोर्स करता है उसके बाद एजेंसी ली जाती है, लेकिन मेरी शुरुआत ऐसी थी कि जैसे ना मैंने एक फर्स्ट पॉलिसी, शादी के बाद हम लोगों ने एक जीवन साथी करके फर्स्ट पॉलिसी ली। और जिनसे मैंने पॉलिसी लेना तो उनको मेरे पे में क्या पता चला, पता नहीं उनको अच्छा ये, तो उन्होंने बोला मैडम आप भी एजेंसी ले लो। तो उन्होंने जब ये बताते हुए तो उन्होंने बोला, देखो वो एक्चुअली CA थे हमारे ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि हम लोग जॉब करके कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते। तो जो एक्स्ट्रा इनकम करके जो था ना सर, वो मुझे इतना भा गया ना। अरे मैंने सोचा कि चलो जॉब का सैलरी भी है और मैं कुछ अच्छा अर्न भी कर सकती हूँ एक्स्ट्रा, वो भी मेरे जो टाइम बचेगा उसमें। तो उस तभी से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एजेंसी लेनी है। और एजेंसी तो आपने 27 फरवरी 2004 को अपनी एजेंसी ली? हाँ सर। अच्छा, ये एजेंसी लेने के टाइम पे आपको उसके बाद में कैसा पीरियड रहा, स्ट्रगलिंग कैसा रहा? क्योंकि कुछ भी पता नहीं था और आपने काम करना शुरू किया, तो वो जो शुरुआती दौर जो रहता है, जनरली मैंने देखा है जितने सालों से एजेंटों के साथ में रहता हूँ, तो जो शुरुआत का जो दौर रहता है वो किसी भी एजेंट के लिए थोड़ा टफ रहता है। करेक्ट। तो वो कैसा रहा आपको, आपके लाइफ में? हाँ सर, एक्चुअली कैसे रहा कि ना, मेरा भी शुरुआत का लाइफ वैसे ही था। मैं जो अभी मुझे देखती हूँ तो मीन्स अभी जैसे देखिए सर, हम लोग आज का एजुकेशन हम लोग देखते हैं LIC के लिए कि कितने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जब भी मैंने ज्वाइन किया था तभी मेरे लिए ऐसा कुछ था नहीं। और सबसे बड़ी बात होती थी कि मैं जॉब छूटने के बाद, मेरा 6 बजे ऑफिस छूटने के बाद मैं 7 बजे DO के घर पे, मैं उनको पहले शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और वो भी एक पहले लेडी थी, मेरी फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफिसर लेडी थी और मुझे अभी सेकंड डेवलपमेंट ऑफिसर मिले, उदय गोखले। लेकिन वो जो संगीता कांबे करके थी, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे लिए वो कहीं पे भी आ जाती थी, रेलवे स्टेशन बोलो कि वह उनके घर पे बोलो। तो मैं कभी LIC का ऑफिस, मुझे कभी, मैं बहुत रेयर देखती थी। तो मुझे जो मिलना चाहिए ना एक एजेंट को, वो मुझे कहीं पे माहौल या वो नहीं मिल रहा था। तो मेरा क्या होता था, कंप्लीशन करने के लिए मैं उनके घर पे जाती थी या रेलवे स्टेशन या हम लोग किसी होटल में मिलके हो जाता। तो वो शुरुआत के इसमें मुझे नहीं मिला, तो थोड़ा सा मुझे वो स्ट्रगल हुआ कि मुझे जो उनसे ही मिलता था इंफॉर्मेशन उतना ही मिल रहा था। संगीता मैडम और आपका साथ कितने साल रहा? सर, संगीता मैडम और हमारा साथ 10 साल तक था। 10 साल तक। उसके बाद में उनका सडन डेथ हो गया। उनका डेथ हो गया। राइट। उसके बाद आप IOE में कब आई, कौन से साल में आई? सर, IOE में ना मैं 2012 से मैं ज्वाइन हुई।
2012 से। लेकिन वो भी ऐसे हुआ कि जैसे ना हम लोग का डेवलपमेंट ऑफिसर जो संगीता थी, उनकी मीटिंग होती थी हर फ्राइडे। जैसे कि मेरी फ्राइडे छुट्टी थी, तभी उनकी फ्राइडे की वीकली मीटिंग रहती थी एजेंट की। तो उसमें सर कैसे हुआ कि स्वप्निल जाधव करके वो जो है सर, तो ना आईओई में ऑलरेडी पहले से ज्वाइंट है, तो उन्होंने हर टाइम जब भी मीटिंग लेते थे वो लीड करते थे और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो हम लोग, मैं वही सोचती थी ये इतना अच्छा कहाँ से लेके आके बताते हैं कि, तो मैं उनको हमेशा पूछती सर आप कहाँ से इतना अच्छा क्या बताते, तो उन्होंने हमेशा उनका जिक्र आईओई का ही होता था। तो फर्स्ट ना वो मुझे 2012 या 13 में सर फर्स्ट कन्वेंशन के लिए मुझे वो लेके आए। जब भी फर्स्ट कन्वेंशन मैंने अटेंड किया तो मेरा पूरा माइंड ही चेंज हो गया और तभी से मेरा जो बिजनेस में ग्रोथ हुआ, तभी ऐसे ऐसे लोगों से हम लोग मिले कि उस कन्वेंशन में, कि मैंने देखा कि अरे ऐसा भी होता है और ये मैं अर्न कर सकती हूँ, ये मुझे तभी पता चला। क्योंकि एमडीआरडी भी क्या है ना, ये भी मुझे तभी तक पता नहीं था जी। जो कन्वेंशन का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें तो इतना कहूँगा कि उस कन्वेंशन ने बहुतों की लाइफ बदली है। क्योंकि जब कन्वेंशन में आते हैं और किसी को स्टेज के ऊपर से जब सुनते हैं कि उसने 6 एमडीआरटी कर दिया, 7 एमडीआरटी कर दिया एक ही साल के अंदर में, और उसका अनुभव जब सीखते हैं, जब वो अपना अनुभव शेयर करता है, जैसे अभी भी ये भी अनुभव शेयरिंग ही है, अभी जो बात चल रही है वो भी एक तरह से एक्सपीरियंस शेयरिंग की बातें चलती है, तो वो अटेंड करने के बाद में एक जोश अलग से आ जाता है। राइट, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस आया होगा। तो उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद सर ना मैंने ये एक्चुअली सोच तो पाई कि मुझे ना जॉब छोड़ के फुल टाइम एजेंसी में आना है। वहां आपको एक सोच आया कि मैं जॉब छोड़ूं और मैं फुल टाइम मैं काम करूं करके। राइट, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आपका वहां पर बिल्ट हुआ। राइट, उस 3 दिन के उस वर्कशॉप के अंदर में आपको समझ में आया। वरना आप काम तो इतने सालों से कर रहे थे, आप शायद मतलब फुल टाइम जॉब भी कर रहे थे, एलआईसी का काम भी कर रहे थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो रहा था। करेक्ट, कि इतने जितने जॉब से पैसे कमाती हूँ उतने पैसे मैं एलआईसी एजेंसी से कमा सकती हूँ या नहीं कमा सकती हूँ। ठीक है, ये कौन से साल की आपने बात की? ये सर ना 2012। राइट, तो उसके बाद आप फुल टाइम कब हुई? सर 2014 में। राइट, सो 2014 में जब भी आपने जॉब छोड़ा उस समय पे आपका पैकेज कितना था? वही 4 लाख का मेरा पैकेज था और बाकी फैसिलिटी भी बहुत सारी थी मुझे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे भी जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि आप जॉब छोड़ के फुल टाइम अपने बिजनेस में जाइए। जैसे उनके पिताजी ने उनको कैसे सपोर्ट किया, एज अ उनको भी मैं वही लेवल पे देखती थी। मेरे मैं जैसा एक बहुत ऐसे कम बॉस होते हैं, हाँ, जो अपने बच्चों जैसे अपने एम्प्लॉय को देखते हैं, वो चाहे कि अपने एम्प्लॉय भी आगे बढ़े, ऐसे बहुत कम बॉस होते हैं। यस, तो उसके बाद आपने फिर फुल टाइम काम करना शुरू किया। यस सर। राइट, सो जब भी फुल टाइम आपने काम करना शुरू किया तो उस समय कहीं ऐसा हुआ कि जितना जॉब से कमाते थे उससे कम कमाने को मिला? सर एक्चुअली ना मैंने जैसे ही जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया और मेरे डीओ जो हुए ये एक्सपायर हुए, वो दोनों कंडीशन इतनी एक ही थी कि मैंने सोचा अरे मैंने क्यों जॉब छोड़ा। लेकिन मुझे एक सपोर्ट था मेरे लिए कि मेरे जो डायरेक्टर थे कमलेश ओरा करके सर थे, तो उन्होंने क्या किया था, मुझे बोल के रखा था सपोज नहीं हो सकता है तो तुम बैक आती हो तो तुम्हारी जो पोस्ट है वो तुम्हें मिल सकती है। लेकिन मेरे वो इसमें नहीं था स्वभाव में कि चलो मैं हार जाऊं और बैक चले जाऊं। लेकिन फिर भी वो एक सपोर्ट तो था ना, बैकिंग था कि उन्होंने मुझे बोला है करके। तो मैंने बोला नहीं तो करना ही है। फिर उसके बाद मैंने ना उस साल का कन्वेंशन अटेंड किया, उसमें मैंने सुनीता औटी करके उनको सुना था। तो उन्होंने भी ना उस साल ना देखा था कि वो गुजरात की थी और एक सिंपल पहले ऐसे हाउस वाइफ सुनीता कुंट सॉरी सर, सुनीता औटी नहीं, सुनीता कुंट सॉरी सर। तो उनको मैंने सुना तो उनका मैंने जोश देखा कि वो सीओटी करके आए थे और वो भी गुजरात जैसे एरिया में, हम लोग तो मुंबई में रहते, इतने सारे लोगों को मिलते हैं और वहां पे उन्होंने बताया कि उनका दिन का शेड्यूल कैसा है। तो मैंने बोला एज अ लेडी एज अ घर संभाल के इतना सारा कर सकती तो मैं क्यों नहीं। तो तभी अक्टूबर में कन्वेंशन था उस टाइम पे और मेरा एमडीआरडी के लिए मेरा उस दिन उस टाइम कमीशन बस 2,98,000 ही हुआ था और बाकी इतना बैलेंस था कमीशन मुझे। तो लेकिन वो जो कन्वेंशन से जोश लेके निकले थे ना जी,
तो उस साल मेरा MD/RD कंप्लीट क्या हो बात गया है। कि मतलब सिर्फ 2,90,000 कमीशन था एंड यू हैव क्वालिफाइड MD/RD। हाँ। वो भी आई थिंक हम लोग अक्टूबर में कन्वेंशन करते हैं तो 2 Correct. महीने के अंदर में। हाँ। वेरी गुड। और उस टाइम नवंबर में ही जस्ट उदय गोखले जो मेरे DO है तो उनके पास मुझे दिया गया और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, बस तुम्हें ऑफिस आना ही नहीं है ब्रांच में, बस तुम्हें मार्केट में ही घूमना है, जी। यहाँ का जो भी है मैं देख लूंगा। और उस तरह के उन्होंने भी सपोर्ट किया। और हमारी ब्रांच मैनेजर भी थी मनीषा पारकर करके, मैं हमेशा सभी जाती थी ना ऑफिस में, कभी एंड में 7 बजे मेरा टाइमिंग रहता था ब्रांच में जाने का, और मैं कभी जाके वहां पे बैठती थी ना कि कैसे होगा मेरा मेरा इतना बाकी है, तो हमेशा ये लोग मुझे इतना सपोर्ट करते ना, हो जाएगा। और लास्ट के 15 दिन में ही मैंने दिसंबर के 15 दिन में मैंने समथिंग नहीं भी 10 लाख का प्रीमियम उस टाइम 15 दिन में आके मेरा कंप्लीशन हुआ। और इसमें भी मैंने एक्चुअली IOE से ये सीखा था कि एक सब्जेक्ट पे मैं बोलना चाहूंगी कि रिबीट नहीं देना चाहिए किसी को। जी। तो ये सब्जेक्ट मैंने IOE से लिया था। तो उस टाइम मेरा MD/RD का क्लोजिंग था, उस टाइम मेरे हाथ में एक 1,85,000 का प्रीमियम था और मेरा MD/RD उसके ऊपर भी डिपेंड था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम पड़ रहा था प्रीमियम 25,000 का, और वो आता था तो कंप्लीट हो जाता था। तो उन्होंने मुझे कमीशन मांगा तो मैंने वो भी नहीं सोचा कि मेरा MD/RD कंप्लीट नहीं होगा, मैंने वो दिया नहीं। मैंने बोला सर थैंक यू, मेडिकल वगैरह सारा कंप्लीट हुआ था और फिर भी मेरा वो कंप्लीशन उस टाइम हो गया। वेरी गुड। मीन्स जो एथिक्स IOE देती है ना उस हिसाब से हम लोग चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे हम लोग मीन्स पीछे रहेंगे। जो मीन्स बोलते हैं ना भगवान से जैसे ब्लेसिंग मिलते है वैसे यहाँ से भी मिलती है और वो अचीवमेंट हो जाता है। तो आप 2015 से फिर 14 से फुल टाइम हुई और 15 से लेके आप कंटिन्यूस करीब करीब गैलेक्सी कर रहे हैं, मतलब 1 से 1.25-1.5 MD/RD आप हर साल कर लेते हैं। हर साल कर लेते। राइट। पूजा, आपका सबसे बड़ा जो प्रीमियम आया था वो करीब मुझे लग रहा है 10 लाख के आसपास का एक प्रीमियम आया था। यस सर। राइट। तो वहाँ आप क्या बताया, वहाँ पे कौन सा प्रेजेंटेशन दिया कि उन्होंने 10 लाख प्रीमियम दिया आपको? ओके सर, ये 10 लाख का प्रीमियम मेरा जो आया ना वो फॉलोअप मेरा पार्टी के साथ बहुत अच्छा था। हर एवरी ईयर मैं दिवाली विश करने के लिए जाती थी और उनसे फॉलोअप, मुझे पता था इनका इनकम इतना है तो मुझे इतना प्रीमियम उनसे आ सकता है। और फिर ना मैंने क्या किया, फॉलोअप कर करके फिर उनको ना प्रेजेंट एक 4C प्रेजेंटेशन IOE में सिखाया जाता है, 4C प्रेजेंटेशन, तो 4C प्रेजेंटेशन मैंने दिया उनको और उनको उतना अच्छा लगा। और क्या हुआ था, उनके भी लाइफ में क्या होता, उनके पिताजी जल्दी गुजर गए थे तो उनके मम्मी भी बैंकिंग फिर में जॉब में लगी, तो उनको पता था कि पापा के पीछे मम्मी ने कैसे अपने को बड़ा किया या जो भी है। तो उनको इंश्योरेंस इतनी अच्छी तरह से समझा उस टाइम 4CC की वजह से कि उन्होंने 3 करोड़ का जीवन आनंद ले लिया जी उस टाइम पे। हालांकि अभी तो आप 4Cs बोल रहे हैं, हम लोग अभी 7Cs तक 7Cs तक, हाँ अभी 7Cs देते हैं लेकिन अभी 7Cs तक पहुंचे हम लोग। चलो बढ़िया है। आपका जैसे हर एक की नई कोर कॉम्पिटेंसी होती है, हर एक की एक USP होती है, राइट। तो वैसे आपकी इंश्योरेंस सेलिंग के लिए एक USP क्या है एक्चुअली? आपको आप जब मैं आपसे बात कर रहा था तभी आपने मेरे को बताया था कि सर मुझे ना इंश्योरेंस सेलिंग करना बहुत अच्छा लगता है ना, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आपके जहन में कोई ऐसा किस्सा होगा कि जिस किस्से की वजह से आपको लग रहा है कि नहीं इंश्योरेंस सेलिंग अच्छा है और इंश्योरेंस लोगों ने लेना भी चाहिए, राइट। तो आप इंश्योरेंस में आपका बिलीफ कहाँ से आया? कोई बचपन का आपका कोई एक किस्सा था? सर हम लोग के यहाँ पे ना एक ऐसा किस्सा हो गया था कि ना जैसे जहाँ पे हम लोग रहते थे पहले, भांडुप में रहते थे, वहाँ पे मेरे सामने ही एक घर था एकदम, मीन्स वो फैमिली इतनी अच्छी थी। जब भी वो जो फैमिली के पर्सन थे तो उनका इनकम तभी था समथिंग 1,50,000 था, 1.5 लाख का उनका इनकम था। दिल्ली में वो जॉब करते थे, बहुत अच्छा मंथली इनकम था उनका। और उस जमाने में समथिंग 2011-12 में की बात है ये। और उनका इनकम भी बहुत अच्छा था, अच्छी फैमिली थी। वाइफ इतना 10 तक ही पढ़ी थी, मीन्स वाइफ को कभी बाहर निकलना वो भी मालूम नहीं था। मैं उस फैमिली को देखती थी क्योंकि ना जैसे मेरा दरवाजा खुलता था और उनका दरवाजा खुलता था ना तो सामने सामने हम लोग एक दूसरे को देख सकते थे, इतना मीन्स उस फैमिली को मैं देखती थी। अचानक से उनको जॉन्डिस हो गया और उनकी डेथ हो गई उसमें। तो उसके बाद उनकी फैमिली की हालत इतनी खराब थी क्योंकि पेरेंट्स जो थे पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड, वाइफ, 2 बच्चे और मम्मी पापा। और पेरेंट्स को भी पेंशन जैसे बहुत बोलेंगे तो हार्डली बहुत कम थी।
और मैंने ऐसे भी देखा कि मेरे घर पे पहले जब भी मैं जॉब करती तभी एक काम मीन्स बाई आ जाती थी मीन्स खाना बनाने के लिए। जी। तो उनका ये था कि चलो मैं आ जाती हूँ, मीन्स वो मुझे इतना खराब लगा कि मेरे सामने जो फैमिली इतनी अच्छी रहती है उनको आज मेरे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ऐसा मेरे लाइफ में जिसके भी सामने मैं बैठूं ना तो मुझे वो ये हो जाता है, अंदर से ही आ जाता है कि नहीं उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, हर एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मीन्स मेरी पहली फीलिंग तो चलो भाई अपना। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि कई लोग आजकल सोशल मीडिया में थोड़ा इसको मजाक बनाते हैं, हाँ, कि इंश्योरेंस एजेंट आता है मरने की बात करता है, ये करता है वो करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को कोई मजाक की नज़र से देखने जैसी बात नहीं है। इस चीज़ को बहुत सीरियसली जिसने इसकी अहमियत को समझा है, आप ऐसे लोगों को मिलोगे तब आपको समझ में आएगा। और एक इंश्योरेंस एजेंट ऐसे कई लोगों को मिलते रहता है। तो इसके लिए मेरे एक दोस्त है, वो हमेशा ये कहते हैं, आप कभी भी किसी पार्टी के पास जाओ ना, एक बात समझ लो, आप उनको ये बोल सकते हो कि सर देखिए आपके घर पे आने के लिए 2 लोग निकले थे, आपके घर पे आने के लिए 2 लोग निकले हैं, एक मैं जो आ चुका हूँ और दूसरा जो यमराज है। कभी ना कभी तो आना है ना, भले हम मजाक समझे कुछ भी समझे, लेकिन भगवान ने कोई हर एक की एक सांसें दी हुई है, एक जिंदगी दी हुई है, कभी ना कभी तो ये लाइफ हमारी खत्म होने वाली है। तो वो भी निकला हुआ है। तो हम 2 आपके घर पे आने के लिए निकले, मैं आ गया हूं, वो कभी ना कभी आने वाला है, मैं आ गया हूं तो उसका फायदा ले लो। और कई ऐसे परिवार है कि जहां पर, जो अभी पूजा ने बताया कि जहां पर कोई इंश्योरेंस एजेंट पहुंचे उसके पहले यमराज पहुंच गया है, और वो परिवार वाले आज अफसोस करते हैं कि यमराज आया उसके पहले कोई इंश्योरेंस एजेंट हमारे घर पे क्यों नहीं आया हमें समझाने के लिए। राइट। सो दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत ही इस चीज को मजाक से ना लिया जाए और ये इसकी अहमियत को समझा जाए। जैसे पूजा बता रही है, मैंने भी ऐसे कई परिवारों को नजदीक से मैंने देखा है। शायद इसके लिए मेरे जहन के अंदर भी एक इंश्योरेंस को लग के एक बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट कॉर्नर है। जब इंश्योरेंस की बातें आती है तो मुझे एक अंदर से एक मेरी रूह कहती है कि लोग क्यों इसको मजाक बनाते हैं, लोग क्यों इस चीज को समझते नहीं है। राइट। सो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो बात बताई। तो ऐसे मुझे एक और स्टोरी याद आ रही है। अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के जो रमेश अग्रवाल जी हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आज करीब उनके 4-5 हजार ट्रक्स चल रहे हैं। उनको जब भी हमने कन्वेंशन में बुलाया था, एक 4-5 साल पहले के कन्वेंशन में जब बुलाया था, उस समय उन्होंने भी यही चीज कही थी कि हमारे एक पार्टनर थे, और वो पार्टनर नहीं थे लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के ही बिजनेस में थे वो, और वो कंपटीशन में थे और हेल्दी कंपटीशन था। बोले उनके और हमारे बीच में, उनकी भी अच्छे खासी ट्रक चल रही थी, हमारी भी अच्छे खासे ट्रक चल रहे थे। उनके देहांत होने के बाद, जैसे आपने कहा, उसकी वाइफ को, पठान के फैमिली से थे वो लोग, उनकी वाइफ को स्कूल के अंदर में ऐसा नौकरी करना पड़ा, बोले जो मुझे लोगों के सामने बोलना भी अच्छा नहीं लगता। राइट। तो ऐसी जगह पे बोले उनको स्कूल में ऐसी जो नौकरी उनको करनी पड़ी। हाँ, शायद हो सकता है कि कुछ सफाई काम का या इस तरह से। तो एक सोचो, एक जमाने का ट्रांसपोर्टर जिसके ट्रक्स हुआ करते थे, और उसके ध्यान के बाद उसकी वाइफ को कहाँ पर काम करना पड़ा। बोले उसके बाद मैंने 10 करोड़ की पॉलिसी ली थी। रमेश अग्रवाल जी ने ये सबके सामने कहा था। करीब 2500-3000 लोग बैठे थे, उन्होंने ये बात कही थी। तो कहीं ना कहीं पूजा आपको जहन के अंदर में ये लग रहा है कि ये इंश्योरेंस जो है लोग नहीं समझते हैं, तो अंदर से एक आवाज आती है कि मैं कैसे इनको समझाऊं करके। तो शायद मुझे लग रहा है ये आपको इसकी वजह से क्लोजिंग आपकी जल्दी होती होगी। हाँ सर। राइट। और लोग इंश्योरेंस अच्छे से समझ पाते होंगे, इस चीज को समझ पाते होंगे।